का यो स्टॉक्स में आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है और हफ्ते की शुरुआत एक बढ़िया नोट पर हुई है। और अच्छी बात उसमें यह है कि शुक्रवार को हमने आईटी शेयरों में कमजोरी देखी थी, लेकिन आज वो पूरी की पूरी कमजोरी ऑलमोस्ट रिवर्स हो गई है और आज आईटी सेक्टर से हॉटस्पॉट सभी के सभी शेयर आपको मजबूती के साथ चलते हुए दिखाई देंगे। टीसीएस के नंबर आएंगे बाजार बंद होने के बाद, लेकिन उसके पहले आप देखिए हरियाली लौटी है गजब की, 3% ऊपर है ये शेयर और उसके साथ साथ टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, इन तमाम शेयरों में हम 2 से 2.5% के आसपास की मजबूती देख रहे हैं। आज कोई भी सेक्टर आपको लाल निशान में नहीं दिखेगा और निफ्टी में 48 शेयर इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से बुल्स के फेवर में, हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले तकरीबन 5 बढ़ने वाले शेयर बाजार में आपको दिखेंगे। तो चलिए इसी नोट पर शुरुआत करते हैं यो स्टॉक्स की और आपके हम जो शेयरों से जुड़े सवाल लेंगे, आपको हम गाइड करेंगे। नतीजों से पहले आपका क्या रुख होना चाहिए बाजार में, कहां पर आपका फोकस होना चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हमारा सवाल पूछने का नंबर क्या है। 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप करके आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी ET Now स्वदेश मौजूद, उसका पता है आपकी स्क्रीन पर @ET Now स्वदेश पर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और प्रेसिजन टेक्निकल के मंदार जामसंदेकर। सौरभ जी और मंदार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET Now स्वदेश पर। मंदार, क्विकली आपसे एक चेक लेंगे निफ्टी का। आज देखिए अच्छी रिकवरी 18,100 के आसपास है और जहां खुले वहां से और तेजी बढ़ रही है, 225 के आसपास की दमदार बढ़त निफ्टी की बात करें तो। निफ्टी बैंक थोड़ा सा उससे कमजोर है, लेकिन वहां पर भी अच्छी तेजी है। ये बताइए मंदार कि आज क्या आपको लगता है कि आज जो तेजी शुरुआती सत्र में बनी है, इसको बाजार सस्टेन कर पाएगा? और आज के लिए सलाह क्या देंगे आप? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज की जो मूव है ये पॉजिटिव है, नो डाउट अबाउट इट। और ये मूव ये भी कंफर्म करा देती है कि मार्केट फिलहाल रेंज बाउंड है और रेंज जो है वो 17,800 17,800 इस तरीके का नीचे की तरफ सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 18,300 18,400 इस तरीके का रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि ये रेंज कंटिन्यू होगा और थोड़ा सा मार्केट चॉपी ट्रेड करेगा, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ के मूव्स देखने को मिलेंगे। आज 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल 100 पॉइंट नीचे भी जा सकता है। तो बेसिकली एक रेंज बाउंड ट्रेड है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो भी बहुत कम हो रहा है। यानी जो इंडेक्स के बाहर वाले स्टॉक्स में हमने बहुत भारी जबरदस्त तेजी और इंटरेस्ट देखने को मिला था, जबरदस्त बाइंग देखने को मिला था, तो वो भी मिसिंग है। तो मुझे लगता है कि मार्केट यही लेवल्स पे ट्रेड करेगा। और आज जैसे आपने पूछा कि आज किस तरीके का ट्रेड लगता है, तो मुझे लगता है कि 18,100 ये मैक्स रेजिस्टेंस होगा। यहां से ऊपर वाला मूव तो दिखता नहीं है, लेकिन करंट लेवल्स पे ही कंसोलिडेट होते रहेगा बाजार, इस तरीके का व्यू है। इंट्राडे में भी 18,100 और 18,000 ये 100 पॉइंट का रेंज मार्केट के लिए आज के लिए बनेगा। ठीक है, तो निफ्टी की रेंज आपको मंदार ने बता दी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दर्शकों की सवाल लेंगे। उसके पहले जरा देखते हैं कि सेंसेक्स की तस्वीर क्या कहती है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 30 में से 29 शेयर इस वक्त हरे निशान में है, एकमात्र शेयर लाल निशान में है टाइटन। लगातार आज 4 सत्र हो गई गिरावट की और अब ये 2500 रुपए के नीचे फिसलता हुआ दिखा है, 0.25% के आसपास की कमजोरी है। लेकिन यहां भी आज हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स में भी आईटी स्टॉक्स का पूरी तरह से दबदबा है। टेक महिंद्रा, TCS, SCL टेक, विप्रो, इन्फोसिस। अगर आप टॉप गेनर्स देखेंगे निफ्टी के टॉप 10 के, तो उसमें से 5 आपको आईटी स्टॉक्स ही दिखाई देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक राय आपसे चाहेंगे सौरभ जी, टाइटन के स्टॉक पर लगातार 4 सत्र से ये शेयर गिर रहा है, 2500 रुपए के नीचे के भाव हैं। क्या आपको मौके दिख रहे हैं या फिर कोई दिक्कत है कंपनी में? कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे वर्टिकल्स सही चल रहे हैं। अलबत्ता थोड़ी शायद ग्रोथ कम आई है, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा सा नाखुश है। मुझे लगता है कि एक पोर्टफोलियो स्टॉक के रूप में टाइटन को देखना चाहिए और इस तरह की गिरावट में बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ये गिरावट पर आपको खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। टाइटन के शेयर में एक मौका आपको दे रहा है शेयर, ये 2500 रुपए के नीचे की भाव है, इकलौता गिरने वाला शेयर है सेंसेक्स का। अब फटाफट आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से संजय हमारे साथ हैं। संजय जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पूछिए, क्या जानना है आपको? हाँ जी सर, नमस्कार जी। मेरे पास आलोक इंडस्ट्री के 10,000 शेयर है, 19 रुपए 62 पैसे पे। 19 रुपए 62 पैसे की शेयर है जी। मैं स्टॉप लॉस लगाना चूक गया और अब इसमें से कैसे और कहां पर निकल करके कहीं और निवेश कर सकते हैं, इसकी राय चाहिए। आलोक जी, आपने लिए कब थे शेयर? ये सितंबर में लिए थे हमने, मेरे को लगा कि शायद बॉटम आउट हो रहा है
और सितंबर से ही फंसे हैं। फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी अक्टूबर में, तो रह गए और इसको स्टॉप लॉस 18 का लगाया था, लेकिन लगा ही नहीं पाए स्टॉप लॉस, और उसके बाद अब ट्रैप हो गए हैं। जी, मुश्किलें आती हैं सर ये स्टॉप लॉस अगर सही से फॉलो ना हो पाए, और क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हमने परफॉर्मेंस इसमें देखी नहीं है, दायरे में ही ये शेयर रहा है, और हम देख रहे हैं कि 15 रुपये के आसपास का भाव इसका हो गया है, अपने 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इस पर सौरभ जी आपका क्या व्यू होगा? आलोक इंडस्ट्रीज पेरेंटेज ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी को जो चलाने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है कारोबार, उसका बिजनेस। आपको लगता है कि अगर समय दें तो इनके भाव आ सकते हैं, या फिर जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी, जरा उसका तरीका बताइए आप। देखिए, रिलायंस के टेक ओवर होने के बाद कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सामने नहीं आई है कि कंपनी का कोई टर्न अराउंड बिजनेस होगा। जितने भी नतीजे कंपनी के आ रहे हैं, क्वार्टरली नतीजों में कंपनी लॉस ही पोस्ट करती जा रही है, नेगेटिव नेटवर्थ है और डेट भी बहुत ज्यादा है। एक लैंड बैंक की स्टोरी थी जो अभी तक जिसका अभी कुछ पता नहीं है कि वो कैसे अनलॉक होगी और कैसे डेट पे ऑफ होगा और कैसे कंपनी टर्न अराउंड होगी। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक में कोई फायदा नहीं है आपको निवेशित रहने का। मेरी सलाह से आपको निकल जाना चाहिए। कोई विकल्प बताएंगे आप सौरभ जी इनको? लेवल मंदार जी बता पाएंगे। कोई विकल्प सौरभ जी अगर आलोक से निकलना हो तो? आलोक से निकल के अगर आप चाहें तो बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। एक बैंकिंग क्षेत्र का पीएसयू बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तकरीबन 31 रुपए का है। मुझे लगता है साल 2 साल के लिए अगर आप इसमें पैसे डालेंगे, तो आप अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वहां पे आप शिफ्ट कर लीजिए। आलोक इंडस्ट्रीज से निकल जाने की आपको सलाह है। देहरादून से प्रशांत का सवाल लेंगे। इनका सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए, और इनके पास है यूफ्लिक्स लिमिटेड के 200 शेयर 500 रुपए के भाव पर। लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए, होल्ड करें इसको या फिर यहां से निकल जाएं? हालांकि इनके भाव से ऊपर है ये शेयर। सौरभ जी आपसे ही व्यू लेना पड़ेगा। 500 रुपए की खरीद है, 561 पर ये ट्रेड कर रहा है, और अच्छी चीज़ है कि इन्होंने लोअर लेवल्स पर शेयर को पकड़ा है। अदरवाइज तो 800 रुपए के आसपास का भाव हुआ करता था, वहां से लगातार हमने इसको डाउन ट्रेंड में देखा, अब सपोर्ट से थोड़े बढ़ने की कोशिश कर रहा है यूफ्लिक्स। हालांकि हमने देखा है पिछले दिनों की बाकी पैकेजिंग कंपनियों ने अच्छा एक्शन देखा है, यूफ्लिक्स उस रफ्तार से शायद नहीं चला है। यूफ्लिक्स अभी होल्ड करें? देखिए, जहाँ तक मार्जिन की बात है, मुझे लगता है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट का केस बन जाएगा क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे आ रही है, क्रूड भी नीचे आ रहा है, उसके डेरिवेटिव कंपनी प्रोडक्ट ही यूज़ करता है एज़ अ रॉ मटेरियल। पर बात यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ की है, वॉल्यूम ग्रोथ की है और जिस तरह से एफएमसीजी कंपनियाँ आउटलुक दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर बाज़ार को ये आशा है कि अगर एफएमसीजी कंपनी ग्रो नहीं करेगी, तो यूफ्लेक्स जैसी कंपनी कैसे ग्रो करेगी। अलबत्ता वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी वैल्यू बाय लगता है, वैल्यू कैटेगरी में फॉल करती है। मुझे लगता है कि आप इस क्वार्टर के नतीजे देखें, कंपनी की गाइडेंस क्या आती है, मैनेजमेंट क्या बोलती है और फिर इस पर दोबारा विचार करें। अभी के लिए होल्ड रखें। ठीक है, अभी के लिए इसको होल्ड करने की सलाह है। दिल्ली से लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मी जी नमस्कार, कौन सा शेयर है सर आपके पास? हेलो, जीएचसीएल सर। जीएचसीएल किस भाव पर? हाँ, गुजरात हैवी केमिकल लिमिटेड। भाव सर? है जी, किस भाव के आपके पास शेयर हैं? 40 रुपए के? अराउंड 40 सर, 31 ईयर एगो, मतलब 91 में मैंने खरीदा था ये। 91 में? हाँ जी सर। अरे वाह, क्या बात है लक्ष्मी नारायण जी। 40 रुपए के भाव पर 91, यानी कि अब से करीब करीब 32 साल पहले ये शेयर खरीदे हैं। और आप ये देखिए, इक्विटी की ये ताकत होती है, ये है शेयर बाजार की ताकत। असल में वेल्थ क्रिएशन तब होता है जब आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, अच्छी कंपनियां पहचानते हैं और अपना कन्विक्शन दिखाते हुए कंपनियों को होल्ड करते हैं, उनके बिजनेस को समझते हुए, तब आपको फायदा होता है। 40 रुपए वाला शेयर तब हो जाता है 3000 रुपए का। गुजरात फ्लोरो जीएचसीएल हम चाहेंगे कि आप स्क्रीन पर लेके आएं जीएचसीएल को। ठीक है, इसका भाव है, जीएचसीएल का भाव है 532 रुपए के आसपास का। इस पर सौरभ जी आपका क्या भी होगा? 40 का शेयर 532 पर पहुंच गया है ये। क्या आपको लगता है कि अभी भी इसको होल्ड करें, निवेशित रहें इसमें? है, कंपनी केमिकल बनाती है और पिछले साल जब हमने काफी इन्फ्लेशनरी सिनेरियो देखा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया, मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आए। अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है, कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, कास्टिक सोडा के दाम नीचे आ रहे हैं, तो हमने देखा कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिसीड कर रही है।
क्योंकि ये टेक्निकल प्ले के रूप में मैं देखता हूँ, एक सेक्युलर ट्रेड नहीं है, एक सेक्युलर स्टोरी नहीं है जहाँ पर आप सालों साल निवेश करें। तो इन्होंने खैर अच्छी बात है 40 साल से लिया हुआ है, ₹40 के तकरीबन 13-14 गुना हो गए पैसे। पर मेरी सलाह ये रहेगी कि अब इसमें से निकल जाना ही बेहतर है। अब पूरा का पूरा पैसा निकालें और बैंक इंडेक्स में आप लगा लें, बैंकिंग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। ठीक है, अच्छा है, आप यहाँ से निकल जाइए, म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को आप शिफ्ट कर दीजिए। ओडिशा से हमारे साथ सोमर जी फोन लाइन पर हैं। सोमर जी नमस्कार। सर, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए आपको? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मुझे विप्रो के बारे में थोड़ा जानना था। 440 रुपीज 62 पैसा में मेरे 800 शेयर्स लिया हुआ है। 441 के भाव के शेयर है, 800, राइट? यस। ठीक है, 441 अच्छी बात है। थोड़ा सा नीचे के लेवल पर ही आके शेयर को लिया है विप्रो को इन्होंने। आपसे ही सौरभ जी राय लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज से टीसीएस के नतीजों की धमाकेदार शुरुआत भी हो जाएगी बाजार बंद होने के बाद। और इस हफ्ते टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये तमाम नतीजे आ जाएंगे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के। विप्रो हालांकि लास्ट ईयर का अगर हम दिग्गजों की बात करें तो सबसे ज्यादा गिरावट वाला ये शेयर रहा है। और कहीं ना कहीं मार्जिन्स को लेके कंसर्न्स हैं कि कितने इंप्रूव होंगे, कैसे रहेंगे। क्लाइंट्स को लेके सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह के क्लाइंट्स एडिशन हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें फोकस में है। विप्रो, आपको लगता है कि अभी इसको होल्ड करना चाहिए कम से कम नतीजे आने तक? देखिए, अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो पूरा का पूरा आईटी सेक्टर ही प्रेशर में है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा रेवेन्यू का, थोड़ा ऑर्डर जो विन है वो थोड़ा गति कम हो रहा है, सप्लाई साइड प्रेशर है, मार्जिन कम हो रहा है। तो पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में प्रेशर है। और एक थोड़ा सा ट्रेड है ग्रोथ टू वैल्यू की तरफ, तो भी आईटी सेक्टर में सेलिंग है। विप्रो की बात करें तो जितने भी जो बड़ी 4-5 कंपनियां हैं उसमें विप्रो के सबसे कम मार्जिन है। तकरीबन 20-21 में स्टॉक की री रेटिंग हुई थी जब मैनेजमेंट चेंज हुआ था। वहां पर मार्केट को काफी कॉन्फिडेंस था, तो इसलिए विप्रो की काफी अच्छी री रेटिंग भी हुई। अब देखने वाली बात यह है कि टीसीएस के नतीजे कैसे आते हैं इस क्वार्टर में और बॉडी लैंग्वेज क्या है, और बड़ी कंपनी जैसे इन्फोसिस, एचसीएल अभी 2-3 दिन बाद रिजल्ट आएंगे, तो वो रिजल्ट कैसे आते हैं। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि आप होल्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट बदल गई है पिछले 8-10 क्वार्टर में, और वो काफी कॉन्फिडेंट दिखती है। अगर बॉडी लैंग्वेज उनकी थोड़ी सी भी पॉजिटिव की तरफ आ सकती है तो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ पर बॉटम जरूर बना लेंगे। अगर इस तरह से होता है तो मुझे लगता है फिर आप होल्ड कर सकते हैं। अगर नेगेटिव आउटलुक आता है तो मेरे हिसाब से निकल जाना ही बेहतर है। फिलहाल के लिए होल्ड करें। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको होल्ड करने की सलाह है। गुजरात से कांतिलाल जी हमारे साथ हैं। कांतिलाल जी नमस्कार। सर, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? मेरे पास पीसीबीएल के 300 शेयर है। पीसीबीएल के 300 शेयर 232 के भाव पर हैं क्या? हाँ, 232। 232 पुरानी खरीद आपकी लग रही है सर ये तो। ठीक है, एक व्यू जानते हैं मंदार, आपसे इस पर राय लेंगे। पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक पहले इसका नाम था, बाद में इसका नाम पीसीबीएल कर दिया कंपनी ने। और हमने देखा है कि लास्ट ईयर काफ़ी उतार चढ़ाव झेला है शेयर ने। हाल फिलहाल थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हुई थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई ऊपरी लेवल पर। और अब देखिए 125 रुपये 26 रुपये के आसपास का भाव है प्रति शेयर। अगर जोड़ेंगे तो 100 रुपये से ज़्यादा का नुकसान है इस शेयर में। कोई आप रिकवरी के ट्रिगर देख रहे हैं मंदार इसमें? अभिषेक जी, देखिए बेसिकली जैसे आपने कहा कि ऊपर की लेवल्स पे इसमें रेजिस्टेंस है, बिकवाली आ जाती है 140 के से ऊपर वाले जो लेवल्स है वहां पे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। यानी आप अगर 2017 से इसका चार्ट देखो तो आपको समझ में आएगा कि मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक वहां तक गया और वहां से फिर से बिकवाली की वजह से ये नीचे आ गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। जब ये 140, 150, 155 इस तरीके का रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चलेगा तो फिर उसके बाद एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसमें शायद बन सकता है, यानी अप ट्रेंड वाला एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बन सकता है। फिलहाल 120 का सपोर्ट है स्टॉक पे और 120 और 145 इस तरीके का रेंज है। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो दो लेवल्स हैं, ये लेवल्स के बीच में आप स्विंग ट्रेडिंग करके आपकी जो ओरिजिनल बाइंग प्राइस है उसको कम कर सकते हैं। यानी 120, 125 के आसपास आप बाय कीजिए। 115 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 140 जाता है तो वहां पे बेच दीजिए। ये कर करके आपका जो ओरिजिनल बाइंग प्राइस है वो कम होते जाएगा प्रॉफिट लेने की वजह से। ये एक बात हो गई।
अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो ये करना है, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म व्यू में तो इसमें कुछ दिखता नहीं है। शॉर्ट टर्म व्यू अगर हो तो इस स्टॉक में से बाहर निकलना ज्यादा बेहतर होगा। अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो स्विंग ट्रेड कीजिए, 115 का स्टॉप लॉस बनाए रखिए और स्विंग ट्रेड करके आपका ओरिजिनल बाइंग प्राइस है वो कम कीजिए। ठीक है, 115 के स्टॉप लॉस से पीसीबीएल को होल्ड करने की सलाह है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से रोहित जी। रोहित जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी सर मेरे पास कैम्स के 100 शेयर हैं 2404 रुपए की बैंक पे, 2405 होल्ड करना चाहिए या के भाव पर। ठीक है, 2405 के भाव पर है 100 शेयर कैम्स के। 2-2.5 साल पुरानी ये लिस्टिंग है। म्यूचुअल फंड कंपनियों को ये सेवाएं देती है और अभी हमारे सहयोगी अनुराग शाह खबर लेकर आए थे कि इंश्योरेंस कंपनियों से भी इस कंपनी के लिए मौके बन सकते हैं। कैम्स, सौरभ जी आपको कैसी लगती है कंपनी ये? हालांकि काफी उतार चढ़ाव हमने देखा है पिछले एक साल में। लिस्टिंग के बाद बहुत तेजी से ऊपर गया था शेयर, ये भविष्य कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, एक अनोखा बिजनेस है, अलग बिजनेस है, इसलिए बाजार ने इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कर दिया था। अभी वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है वैल्यूएशन करेक्शन और हो सकता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव खबरें बनी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इनको मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि ये हाल फिलहाल के लो पे ही चल रहा है। नॉर्मली इस रेट से नीचे नहीं जाता है, तो हो सकता है एक ट्रेडिंग बाउंस मिले, 200-300 रुपए ऊपर आ जाए, तब ये वहां निकलने की कोशिश करे। क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स में जहां वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कोई अपसाइड है। ठीक है, कैम्स में वैल्यूएशन अभी भी जाता है, करीब करीब 40 के पी पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो 200-300 रुपए ऊपर शेयर जाए तो आपको एग्जिट के बारे में इसमें सोचना चाहिए कैम्स में। आगे बढ़ेंगे। सपोर्ट लेवल आप बताइए मंदार कौन से हैं मिर्जा इंटरनेशनल में, और आप आगे कौन से लेवल्स देख रहे हैं? पिछले एक महीने में देखिए 20% ये शेयर गिर चुका है। अभिषेक जी, देखिए जैसे आपने कहा कि पिछले यानी 2020 के बाद इस स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिली। स्टॉक नीचे की यानी कोविड के वक्त ये 27-28 रुपए तक नीचे गिरा था, वहां से ऊपर में 360 रुपए तक चला। ये बहुत जबरदस्त रिटर्न है, ये 10 टाइम्स रिटर्न है। अब इस तरीके का रिटर्न जनरेट करने के बाद करेक्शन तो ड्यू है, और ये करेक्शन पिछले 4 महीने से चालू है। तो जो एक 2-2.5 साल का एक अपमूव है, उसके बाद वाला ये 4 महीने का ही तो करेक्शन है। तो मुझे लगता है कि ये करेक्शन और डीपन हो सकता है और लंबे अरसे के लिए ये करेक्शन चलेगा। नीचे में ये 180 तक स्टॉक नीचे आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू ना हो तो इसमें से बाहर निकल जाना बेहतर होगा। इवन लॉन्ग टर्म व्यू हो तो भी निकलना बेहतर होगा, क्योंकि आपको नीचे में खरीदारी करने का चांस मिलेगा। तो मेरी राय तो रहेगी कि एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि अगले 2 साल तो ये स्टॉक इसी करेक्शन में बना रहेगा। सपोर्ट लेने के बाद फिर वो लेवल्स पे कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी सपोर्ट थोड़ा और नीचे है। 180, 170 इस तरीके के लेवल्स अगले कुछ महीने में इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मिर्जा इंटरनेशनल को लेकर मंदार का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे। राजू हमारे साथ हैं भिवंडी से। राजू जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। कौन सा शेयर है आपके पास? सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राजू है, भिवंडी से बोल रहा हूँ, भिवंडी महाराष्ट्र से। जी सर बताइए। मोरपेन लैबोरेटरी 200 शेयर है मेरे पास। 200 शेयर है सर, वो लास्ट में चल रहा है 700 रुपए में, 37 के भाव पर। आपने हाल फिलहाल खरीदे राजू जी शेयर ये? कब आपने खरीदे शेयर ये? अभी 4 दिन पहले सर। ठीक है, मोरपेन लैब्स। इस पर सौरभ जी आपका क्या भी होगा? मोरपेन लैब्स देखिए ये वो शेयर हो चुके हैं जहां पर अब एक तरह से ट्रेडर मेंटेलिटी से ये शेयर ट्रेड होते हैं। मोरपेन लैब हमने देखा सितंबर में 22-24 रुपए का भाव था, दिसंबर आते आते भाव ये 40-42 का हो गया। लेकिन जो ही कोरोना को लेकर चिंताएं खत्म हुई, शेयर फिर से नीचे आ गया। मोरपेन लैब्स हालांकि ये साइज के हिसाब से छोटी कंपनी नहीं है, 1700 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है इसका, लेकिन इसका भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, कंपनी ये सही है। काफी इनकी जो स्टैटिक ग्रोथ आती है, 400 करोड़ का तकरीबन 450 करोड़ रुपए का क्वार्टरली कारोबार करती है। कोविड के समय में इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स की बहुत हाई डिमांड रही है, और अभी भी ये मुझे लगता है कि कोविड प्ले के चक्कर में ही शायद इन्होंने खरीदा, क्योंकि हाल फिलहाल की खरीदा और कोविड की जब न्यूज आई थी तब स्टॉक में काफी 37-38 रुपए ऊपर गया था। मुझे लगता है कि अभी इस तरह का सिनेरियो बना हुआ है कि ग्लोबली कुछ इस तरह से न्यूज फ्लो हो सकता है बना रहे, और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स की हैं वो डिमांड थोड़ी सी बेहतर आए। फिलहाल के लिए आपने छोटी समय के लिए लिया है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप अभी के लिए इसे होल्ड रखें। ठीक है, होल्ड कर सकते हैं मोरपेन लैब्स को अभी के लिए। अजय हमारे साथ हैं
कानपुर से फोन लाइन पर रेडी हैं अजय। नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। सर मैंने आईओबी लिया था 32.35 रुपए पे जी। 1500 शेयर। आपने ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था अजय या फिर ट्रेड का इरादा था आपका? नहीं सर, मैंने अभी जो शनि शुक्रवार को वो हुआ उसमें मैं बाहर निकल गया, तो मुझे ऐसा लग रहा था और डाउन जाएगा मार्केट, और डाउन जाएगा, पर अब मुझे क्या करना चाहिए, आगे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें मुझे लॉस हो रहा है। तो अभी आप इसमें हैं या निकल गए इससे? अब मैं निकल गया था। आप निकल गए इससे और आप फिर से चाहते हैं इसमें एंट्री करना, राइट? हाँ, फिर से आप यही शेयर लेना चाहते हैं या फिर कुछ और जानना चाह रहे हैं आप? तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये शेयर लूँ कि पीयूसी बैंक में और कौन सा अच्छा पीएनबी ट्राई करूँ कि एसबीआई बीओबी जो ज्यादा अच्छा मुझे ग्रोथ दे सके। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो ऑप्शन बताया है सौरभ जी ने, लेकिन सौरभ जी इंडियन ओवरसीज बैंक 15 रुपए से इसकी रैली जो शुरू हुई वो रुकी नहीं, 35 पर शेयर को ले गई और ऊपर से फिर हमने प्रेशर देखा। ऐसे एक्सपर्ट्स के कमेंट भी आ रहे थे कि जो तेजी के जो ट्रिगर है कहीं ना कहीं अब वो खत्म हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा ये शेयर चल गए हैं। आप ये बताइए कि अब तो चूंकि हालांकि इससे निकल गए हैं, ये इसमें है नहीं, लेकिन पीएसयू बैंक्स में आपको कहां पर वैल्यू बैंक दिख रही है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अलावा दूसरा विकल्प क्या होगा? देखिए, पीएसयू बैंक में मुझे लगता है कि जो बड़े बैंक हैं वो ज्यादा बेहतर है अगर आप वहां पर निवेश करें। आईओबी जैसे बैंक जहां पर थोड़ा ग्रोथ के कंसर्न है, बुक भी अभी उतनी अच्छी नहीं है, मार्जिन में भी प्रेशर है, ग्रोथ आने की संभावना नहीं है क्योंकि इस तरह के बैंक कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाते जो बड़े बैंक होते हैं। तो इस तरह के बैंक में पैसा लगाना मुनासिब नहीं होगा। जो बढ़िया बैंक है पीएसयू क्षेत्र में, मुझे लगता है कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, ये शेयर ज्यादा बेहतर हैं। आप इनमें पैसा लगाएंगे तो अगले 1-2 साल के लिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आपको बैंकिंग में आपको विकल्प सुझा दिए हैं सौरभ जी ने। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाब से। पुरु जी, बहुत खूबसूरत नाम है आपका, बताइए कौन सा सवाल है आपका, क्या सलाह चाहिए? सर मेरे पास लेमन ट्री के 1200 शेयर है जी। उसका प्राइस है 92.46 रुपए, 92.46 रुपीज। तो सर इसको होल्ड करना चाहिए या निकालना चाहिए? 92.46 इनका भाव है, न कि 46 रुपए का। इसको हम करेक्ट करेंगे। 78 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आपसे ही व्यू चाहेंगे सौरभ जी। लेमन ट्री होटल्स में हाल फिलहाल हमने पिछले दिनों अच्छी रौनक देखी थी और ये शेयर अच्छी रफ्तार से ऊपर गया था। जैसा कि बता रहे हैं 92 रुपए पर तो इन्होंने ही खरीदा है इस शेयर को और ये शेयर गया था 103 रुपए तक। वहाँ से फिर से हमने इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी है लेमन ट्री के शेयर में। हालांकि इनके एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स हैं और कंपनी काफ़ी विस्तार कर रही है, लेकिन लेमन ट्री अब ऊपरी स्तरों से नीचे आए हैं। क्या ये रिकवरी होगी शेयर में और क्या इसमें निवेशित रहना ठीक रहेगा? होटल क्षेत्र काफी अच्छा चल रहा है और जो कंपनीज के मार्जिन है वो भी काफी सुधर रहे हैं। कोविड टाइम में इन्होंने इतने मेजर्स लिए कि अब जो इनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ आ रही है, जो ऑक्यूपेंसी एक्स्ट्रा बढ़ रही है, उसमें इनको जो बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है और मार्जिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो इंडियन होटल हो, चाहे लेमन ट्री हो, चाहे कोई और होटल हो। मुझे लगता है बिजनेस अभी काफी अच्छा है। दिसंबर में भी इन कंपनियों का बिजनेस काफी अच्छा रहा है। ये थोड़ी सेलिंग मुझे लगता है कोविड की वजह से आई है क्योंकि बाजार थोड़ा सतर्क हो गया कि कहीं अगर कोविड आ गया तो इस तरह की कंपनियों का वापस बिजनेस नीचे जा सकता है क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे पहले खतरे में आती है। मुझे लगता है कि कोविड के कंसर्न की वजह से थोड़ा सा करेक्शन आया है और जैसे ही ये कंसर्न रिसीड होंगे तो स्टॉक अपने पुराने भाव पे वापस आ जाएगा और बल्कि नए भाव पे भी जाएगा। तो मेरी सलाह से आप बने रह सकते हैं। ठीक है, लेमन ट्री को लेकर ये व्यू सौरभ जी का। सारे के सारे सेक्टर हरे निशान में है और हरियाली लाने के लिए हमारे साथ प्रियंका स्टूडियो जुड़ गई है। बिल्कुल, आज तो बाजार पूरी तरह से हरा भी है। हाँ। 200 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त आपको निफ्टी पर दिख रही है। 18,000 के ऊपर हम कारोबार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ कमोडिटी मार्केट्स की कुछ बारीकियां सिखाने के लिए हमारे साथ विश्व मोहन भी स्टूडियो में। आइए उनसे भी आज समझते हैं कि आज वो हमारे को कमोडिटी की एबीसीडी में क्या सिखा रहे हैं। कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑप्शंस की। सबसे ज़्यादा लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरे कमोडिटी मार्केट में कोई है तो वो क्रूड का ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर फ्यूचर्स पर आधारित है, यानी फ्यूचर्स
में बाद में डिसॉल्व हो जाता है। जब आप एक्सपायरी से 2 दिन पहले, जब फ्यूचर्स की जो एक्सपायरी से 2 दिन पहले ऑप्शंस उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, तो आपको फ्यूचर्स के प्राइस पर ही आधारित एक कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर प्राइस कैसे तय होते हैं? 50 रुपए के इंटरवल पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, उनके प्रीमियम रहते हैं। जब भी आप ऑप्शंस में यहाँ पे बाई करना चाहते हैं तो उनके स्ट्राइक प्राइस पर ध्यान रखें। 100 का लॉट साइज है, यानी जिस स्ट्राइक प्राइस पर आप लेते हैं उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 को, वो आपका टोटल कॉस्ट हो गया। और जो प्रीमियम की जो आपकी जो कॉस्ट होगी, मान लीजिए आप अगर 6000 के आसपास का अगर प्रीमियम 100 रुपये चल रहा है तो 100 की लॉट साइज है, तो आपका जो अनुमानित कॉस्ट हो जाएगा 10,000 के आसपास होगा। आप कॉल खरीदना चाह रहे हैं तो 6000 के ऊपर के 6200 का खरीद रहे हैं तो वो 50 रुपये होगा, तो 100 का से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5000 के आसपास हो गया। ऊपर से जब भी प्रीमियम का भाव जितने ऊपर जाएंगे, हर 1 रुपये पे आपको 100 रुपये का यहाँ पर फायदा होगा। अगर घट रहा है तो सिर्फ आपका रिस्क आपका प्रीमियम की रकम ही हो गई। लेकिन हालांकि आप अगर ऑप्शंस राइटर है या ऑप्शन सेलर हैं तो फिर आपके लिए नुकसान अनलिमिटेड रह सकता है, क्योंकि फ्यूचर्स के आधारित वहाँ पर आपको मार्जिन भरना पड़ता है, तो वो मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है। शुरुआती मार्जिन कुल कॉन्ट्रैक्ट साइज का 10 से 12% तक होता है, जो आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो आमतौर पे लोग जो छोटे ट्रेडर होते हैं वो बाई ही करते हैं। तो ये देखिए 6200 की सी आप खरीदते हैं तो 200 का करंट यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है, तो आपकी 20,000 की कॉस्टिंग है। अगर आप पी खरीदते हैं यहाँ पे 100 की तो 10,000 की कॉस्टिंग है। तो इस तरह से आप ऑप्शंस में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और काफ़ी लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको निकलने की भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। आईवी भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, वॉलेटिलिटी इतना ज़्यादा होता है कि आराम से यहाँ पे एंट्री एग्जिट मिल जाती है और बेहतर प्रीमियम के प्राइस भी फ्लक्चुएट होते हैं और रियल प्राइस डिस्कवरी भी हो पाती है। इनफैक्ट ऑप्शंस का अगर आप आंकड़ा की बात करें ना, तो ऑप्शन के जो वॉल्यूम है वो सिर्फ कमोडिटी मार्केट्स में नहीं, इक्विटीज में भी बहुत बड़े हैं। सो काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का रुचि है इसमें। बिल्कुल शुक्रिया विश्वमोहन ये समझाने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, कुछ और स्टॉक्स भी ले लेते हैं। हमारे साथ आकाश हैं जिन्होंने अपना सोशल मीडिया के जरिए हमें इंस्टाग्राम पे अपना सवाल भेजा है और टाटा स्टील पर ये सवाल है। उनके पास 400 शेयर हैं और 115 रुपए का भाव है। लगता है इन्होंने करंट भाव में खरीदे हैं क्योंकि आसपास ये, और अभी फिलहाल वो पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर होल्ड होनी चाहिए या फिर स्ट्रैटेजी एक बार के लिए एग्जिट कर लें। हमारे साथ हमारे दोनों ही गेस्ट हैं इनफैक्ट पहले, लेकिन आज इस पर टेक्निकल व्यू लेते हैं। मंदार से लेते हैं। मंदार, क्योंकि मेटल्स आज फिर से रिबाउंड कर रहे हैं और थोड़ा सा तो कन्विक्शन पूरी तरह से अभी मेटल पर नहीं आया। अभी चलिए आप एक ट्रेडिंग का व्यू ही बताएं इन्हें कि ये क्या किस लेवल्स के लिए इनमें इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्टेड रहें। देखिए टाटा स्टील के केस में पिछले अगर यानी शॉर्ट टर्म चार्ट अगर देखते हैं तो पिछले 4-5 महीने से 114 और 115 इस तरीके का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, 114 116 का रेजिस्टेंस बना हुआ था। और जब से ये ऊपर ट्रेड कर रहा है तब से इसमें ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये स्टॉक ऊपर चले, 130 135 इस तरीके के टारगेट्स भी बन सकते हैं। तो मेरी राय तो रहेगी कि फिलहाल तो होल्ड कीजिए। 114 116 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अब इस स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म पे। तो इस स्टॉक में 112 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और एक 2 महीने के अगर टाइम रहेगा तो 2 महीने में 130 135 तक ये स्टॉक ऊपर में चलना चाहिए। ठीक है, टाटा स्टील को होल्ड करने की सलाह है। 2 महीने में 130 135 के स्तर आपको दिख सकते हैं शेयर में। दिल्ली से एसके बस्सी जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। बस्सी साहब नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको, कौन सा शेयर है आपके पास? I have to ask regarding GAIL and IGL. So GAIL. I have got 450 share of GAIL at the rate of rupees 163. 163 यानी कि आपके पास ये होल्डिंग क्या बोनस से पहले की है? बोनस से पहले की है सर। ठीक है, बोनस से पहले वाली होल्डिंग है। 98 रुपए पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। 1.5-2% के आसपास की मजबूती आज हम शेयर में देख रहे हैं। दूसरा शेयर कौन सा है सर आपके पास? IGL सर 330,506 रुपीज। IGL 330 शेयर है 506 रुपए के भाव पर, और इसको भाव चेक करना पड़ेगा कि हमने भाव सही शायद नहीं डाला है इसमें। लेकिन पहले गेल पर एक व्यू ले लेते हैं। सौरभ जी, गेल इनके पास बोनस से पहले के हैं तो निश्चित तौर पर ये तो भी फायदे में ही हैं। आपका क्या भी होगा गेल को लेकर? क्या आपको लगता है कि यहाँ से भाव ऊपर जाएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका से जो इनकी इंपोर्ट कॉस्ट होती है गैस की वो भी कम हो रही है।
बिल्कुल, जैसे आपने कहा इम्पोर्ट कॉस्ट कम हो रही है, इससे गेल को फ़ायदा मिलेगा और दूसरा वैल्यूएशन बहुत कम है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाज़ार का जो रवैया है वो वैल्यू स्टॉक की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक री-रेटिंग ज़रूर बन सकती है। मेरी इस सलाह से आप बने रह सकते हैं और जो दूसरा स्टॉक आपने बात बताया पूछा गुजरात गैस नहीं आईजीएल सॉरी, आईजीएल में भी मुझे लगता है कि कंपनी के विस्तार के जो प्रोग्राम है काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी का धीरे-धीरे बिज़नेस बढ़ता जा रहा है और दिल्ली मार्केट, एनसीआर मार्केट में कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आप ज़रूर बने रह सकते हैं। ठीक है, ओके। हमारे साथ एक और कॉलर है, फोन लाइन पर बने हुए हमारे साथ कैलाश जी हैं राजस्थान से। जी कैलाश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर और मैम। गुड मॉर्निंग जी, पूछिए। मैम मेरे पास आरबीएल बैंक है, 150 शेयर है 202 रुपए के भाव पे। ओके। और मैन इंफ्रा 100 शेयर है 119 रुपए में। ठीक है, ठीक है, चलिए दोनों ही राय ले ले, दोनों स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। आरबीएल बैंक, बैंक्स में तो हम देखा है कि प्राइवेट स्पेस बैंक्स में आरबीएल बैंक फंडामेंटली किस तरह का व्यू रखना चाहिए इन्हें, क्या सौरभ आप इस पर राय देना चाहेंगे या फिर कोई और दूसरा बैंक आपको पीएसयू स्पेस, जिस तरह की आजकल तेजी क्योंकि बनी हुई है उस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ कह रही हूँ, आरबीएल बैंक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शॉर्ट क्विक गेन्स जो है क्या उन्हें वो पीएसयू बैंक में मिल जाएंगे या फिर आरबीएल बैंक में ही बने रहे, क्योंकि प्रॉफिट तो हो रहा है, बने रहे या फिर एग्जिट करके कोई और चयन करें? आरबीएल बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी का पहले जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा होता था, जो धीरे-धीरे कंपनी उसको डाइवर्सिफ़ाई भी कर रही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि बैंक तो ठीक है। अगर पीएसयू स्पेस में अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, एसबीआई ये अच्छे विकल्प। लेकिन इस बीच एक बार दूसरा जो स्टॉक है इनका मान इंफ्रा, उस पर भी एक बार टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। मंदार आप बताएं, मान इंफ्रा पर क्या व्यू देंगे? देखिए फिलहाल तो कंसोलिडेशन में है स्टॉक, करंट लेवल जो है यहाँ पे स्टॉक में सपोर्ट बनता है 75 इस तरीके का स्टॉक में सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो पोजीशन जरूर होल्ड कीजिए क्योंकि ये कंसोलिडेशन और कुछ देर चलेगा। अब एग्जिट में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिलहाल ये स्टॉक सपोर्ट पे है, तो इसलिए 65 का स्टॉप लॉस रख के फिलहाल तो पोजीशन होल्ड कीजिए और इसमें अगले कुछ दिनों में बाउंस बैक मिल सकता है 90 रुपीस तक का, तो वहां पे एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये स्टॉक एक पिछले यानी 3 साल का चार्ट अगर चेक करते हैं तो कोविड के बाद इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया सी अपमूव देखने को मिली है। 12 रुपए से स्टॉक ये 125-130 रुपए तक ऊपर चल चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए अगले 2 साल इसके कंसोलिडेशन के होने वाले हैं। फिलहाल सपोर्ट पे है, 65 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर की तरफ 84-90 इस तरीके की लेवल्स मिलती है तो एग्जिट कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि अगले 2 साल कंसोलिडेशन वाले हैं, आपके पैसे अटक के बैठेंगे, तो उसके अच्छा आप दूसरे कोई स्टॉक में अपमूव में एग्जिट करके दूसरे कोई स्टॉक में शिफ्ट हो जाए और फिर बाद में स्टॉक के बारे में फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं। मान इंफ्रा यहाँ से निकलना है लेकिन अभी नहीं निकलना है, 84 रुपए या फिर उसके बाद 90 रुपए का स्तर जब शेयर दिखा दे इस शेयर से आप एग्जिट ले लीजिए क्योंकि अब ये कंसोलिडेशन वाला फेज में जा सकता है। फिर से आगे बढ़ेंगे, गुजरात से देवा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। देवा जी नमस्कार, पूछिए सर कौन सा शेयर है आपके पास? अजी साहब मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पास यस बैंक लिया हुआ पड़ा है 12 रुपये में 72,000। 12 रुपए पर तो मैं क्या करूं, और 2 साल रख सकता हूं? देवा जी पहले तो आपको बहुत बधाई, तकरीबन 7 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी यस बैंक में। बिल्कुल, कोई और बैंक होता तो हम कहते चलो विंडफॉल गेन हो गया या फिर पीएसयू बैंक्स में हाल फिलहाल में अच्छी तेजी देखी थी प्रियंका, लेकिन यस बैंक में बने हुए हैं और अभी भी हौसला देखिए कि बने हुए हैं अभी। करेक्ट। सौरभ जी हौसला भी और बनाए रखना है क्या इसको या फिर अब जितना प्रॉफिट मिल रहा है, हालांकि काफी मलाई मिल रही है, उसको लेके अब निकल जाएं? जी मेरी सलाह तो ये रहेगी कि 80-90% आपको कम से कम बुक कर लेना चाहिए या पूरा ही बुक कर लेना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल्स उतने स्ट्रांग नहीं है जितने स्ट्रांग बैंक के प्राइस हो गए हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी यहाँ से बुक करके आप बैंकिंग स्पेस में ही पैसा लगाएं, पर जिस तरह से आईसीआईसी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक्सिस हो गया, इस तरह के बैंक में आप पैसा लगाएं 1-2 साल के लिए, यहाँ पर भी आपको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है।
बिल्कुल। तो यस बैंक में जो अभी ये आंधी वाली तेजी आई है ना, इसमें आई थिंक एग्जिट करना ही बेहतर है, क्योंकि फंडामेंटल्स पर थोड़ा क्वेश्चन एग्जैक्टली। एक्चुअली प्रियंका ये भी कहा जा रहा है कि जो भी तेजी के ट्रिगर्स थे वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो गए हैं। हाँ, एआरसी को लेकर जो खबरें आई थी, यस बैंक को लेकर, उसके चलते स्टॉक थोड़ा रीरेट हुआ, वो सब पीछे छूट गई। तो अब ये अपने भाव पे आ गया है, अब इसमें बाकी सारी चीजें आगे के लिए कुछ दिख नहीं रहा है। और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल बास्केट में, वहां पर आप एग्जिट करें। चले, लेकिन ये स्पीच आज, क्योंकि अर्निंग्स ट्रिगर, अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा, पोस्ट मार्केट्स आज टीसीएस के नंबर्स आने हैं, और टीसीएस के नंबर्स से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? क्योंकि आज पूरा आप आईटी पैक देखें, एक रीजन तो नैस्डैक के रीबाउंड्स के कारण है, शुक्रवार को जो वहां तेजी आई, लेकिन अर्निंग्स क्या बाजार में इस मोमेंटम को सस्टेन करने में मदद देंगी या फिर फुस हो जाएगी तेजी? टीसीएस से एक्सपेक्टेशन विनी हमें समझा रही है, आइए सुनते हैं। तो आज टीसीएस के जो नंबर्स है वहाँ पे मेनली हम कमेंट्री पे फोकस करेंगे और उसके बाद नंबर्स पे फोकस करेंगे। पहले जिस नंबर्स की बात कर लेते हैं, तो जो यूएस डॉलर की रेवेन्यू ग्रोथ है वहाँ पे 1% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंडिया रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 3% पे एक्सपेक्टेड है, और प्रॉफिटेबिलिटी की जो ग्रोथ है उसमें एक्सपेक्टेड है 7% की ग्रोथ होगी। मार्जिन, जो इबिट मार्जिन, ये सब हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करते हैं, तो इबिट मार्जिन की जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे थोड़ी सी सरप्राइज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 70 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और इबिट मार्जिन एक्सपेक्टेड है 24.7% पे। नाउ मार्जिन्स को क्या सपोर्ट कर रहा है, ओवरऑल इंप्रूव क्यों हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे? क्योंकि ओवरऑल जो वेज हाइक नॉर्मलाइजेशन है वो एक फैक्टर है, उसके अलावा ऑपरेटिंग लेवरेज है, करेंसी टेलविंड्स है, ये सब फैक्टर पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं मार्जिन को, और इसीलिए एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है ये टाइम म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बिकॉज सीजनैलिटी फैक्टर प्ले करेगा सब आईटी कंपनीज के लिए, और उस हिसाब से टीसीएस पे भी ये फैक्टर प्ले करेगा, तो इसीलिए म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ, 1% की यूएस डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है और 3% की इंडिया रेवेन्यू ग्रोथ है, तो इतनी ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है। और क्या एक्सपेक्टेशंस है कंपनी से? तो एक तो ऑब्वियसली जो हायरिंग ट्रेंड स्लो डाउन हो रही है वो कंटिन्यू रहेगी ये टाइम अराउंड भी, डील विंस रहेगी स्टेडी ये टाइम अराउंड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और अट्रिशन रेट है वो मॉडरेट होने की क्षमता है Q3 FY23 में। तो ओवरऑल कमेंट्री में क्या वॉच आउट करेंगे कि हायरिंग ट्रेंड कैसी है, अट्रिशन रेट कैसी है, डील विंस कैसे शेप अप हो रहे हैं, और क्या कंपनी ने कुछ स्लो डाउन देखी हुआ है और इम्पैक्ट देखी हुआ है यूरोप और BFSI में जो स्लो डाउन है उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट दिख रही है। और ओवरऑल कमेंट्री क्लाइंट बजट्स के बारे में क्या है, और FY24 का ग्रोथ आउटलुक तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ही है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, शुक्रिया विनी ये सब समझाने के लिए। सो ओवरऑल आईटी पैक पर तो जो एक्सपर्ट्स का व्यू बन रहा है वो ये बन रहा है कि अभी भी ग्रोथ तो हैम्पर्ड दिख रही है, स्लो डाउन तो अगले 2 क्वार्टर्स का दिख रहा है, लेकिन आज जिस तरह से स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं, एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं मंदार से कि कितना सस्टेन करेगा मोमेंटम। अभी इस वक्त किस तरह की पोजिशनिंग दिख रही है? ऑलमोस्ट सारे ही काउंटर्स एफएनओ में है। मंदार, आपको क्या दिख रहा है कि आगे डीप ओटीएम की भी कॉल्स खरीदी जा रही हैं क्या? कैसी पोजिशनिंग दिख रही है? आईटी स्टॉक्स की रैली रहेगी अभी? मंदार, अच्छा मंदार से शायद अभी बात नहीं हो पाएगी, तो एक बार सौरभ से फिर व्यू ले लें। सौरभ, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है इस बार टीसीएस से? देखिए, अमेरिका में जितने भी बड़े लार्ज कंपनियां हैं जो आईटी स्पेंड करती हैं, वो वहां पर धीरे धीरे अपने स्पेंड को थोड़ा कम कर रही हैं या फिर डिले कर रही हैं। जो लार्ज हम स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन की बात इंडियन कंपनीज कर रही थी, मुझे लगता है कि वहां पर भी थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। और खासा एक प्रॉब्लम ये भी है कि इंडियन कंपनीज को बाहर के जो क्लाइंट्स हैं उनसे बार्गेन करने में काफी परेशानी हो रही है। कॉस्ट प्रेशर्स को लेके वहां पर ये कॉस्ट एस्केलेट्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन में परेशानी इनको हो रही है। मुझे लगता है कि अट्रिशन रेट थोड़ा प्लेटू हो रहा है, इसलिए अभी हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में हम देखें कि जो ऑर्डर बुक टू सेल्स थोड़ा बेहतर होते हुए दिखेगा। लेकिन मेजर देखने वाली बात ये रहेगी कि ऑर्डर विन कितना है, मार्जिन रिस्टोरेशन कब तक हो जाता है। जैसे पिछली बार कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि 25-26 पे वो वापस चले जाएंगे, जहां पर 3-4 क्वार्टर पहले थे, वहां पर जाने में कितने सक्षम है। तो बाजार ये देखना चाहेगा कंपनी की बॉडी लैंग्वेज कि किस तरह से वो वापस वहां पर उनका क्या रोड मैप है। और जहां तक की स्पेंडिंग की बात है, मुझे लगता है कि वहां की स्पेंडिंग, वहां के लार्जर कॉर्पोरेट की स्पेंडिंग है वो जनवरी के बाद ही पता लगेगी। अभी कंपनी वहां पर थोड़ा सा चुप ही रहेगी, क्योंकि अभी हॉलीडेज खत्म हुए हैं दिसंबर में, और इतनी जल्दी आइडिया नहीं लग पाता कि वहां पर जो स्पेंडिंग है अगले साल में कितना % ग्रोथ करेगी। तो ठीक है, आईटी स्टॉक्स पर ये व्यू है सौरभ का। दिल्ली से राजेंद्र गुप्ता जी का सवाल लेंगे। इनका सवाल है इंस्टाग्राम के जरिए।
प्रियंका, जब भी दिल्ली मेंशन हो रहा है ना, सर्दियों की याद आ जा रही है। अरे बिल्कुल अभिषेक और मैं अभी ऑफलाइन भी यही बात कर रहे हैं कि हम बहुत मिस भी कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। चाहे वहाँ के लोगों को भले ही वहाँ सर्दियाँ हैं, भले ही कोहरा है, भले विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो रोमानियत होती है जो मौसम में, आप रोज पकोड़े खा सकते हैं, वो मिस करें। एग्जैक्टली वो पकोड़े हम मिस कर रहे हैं, चाट मिस कर रहे हैं। खैर, सवाल लेंगे राजेंद्र गुप्ता जी का। इनके पास है वेल्सपन एंटरप्राइजेस की 300 शेयर हैं 170 रुपए के भाव पर। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, सौरभ जी, मल्टी बैगर साबित हुआ है। 70 वाला शेयर देखिए 170 के आसपास है। बायबैक इन्होंने अनाउंस किया है करीब करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास का। लगातार इसमें हमने अप मूव देखा है शेयर में, लेकिन क्या आगे भी ये रौनक बनी रहेगी शेयर में? क्या आपको इसकी उम्मीद है क्या? देखिए, डिमांड जो कॉस्ट प्रेशर है वो कम हो रहे हैं और यहाँ पर डिमांड सिनेरियो थोड़ा सा बेहतर है भारत में, तो इसलिए मुझे लगता है कि कमोडिटी में यहाँ पर कंपनी को थोड़ा फायदा होगा, मार्जिन थोड़े से बेहतर होंगे और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो यहाँ पर आएगा और शायद बाजार इसीलिए इस स्टॉक को जो स्टॉक बाजार में आउट परफॉर्म कर रहा है। मेरी सलाह से आप बने रह सकते हैं। लेकिन एक कंसर्न शायद रह सकता है क्योंकि इनका एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा, और जिस तरह की बाहर की कंपनियां, टेक्सटाइल कंपनीज जस्ट लाइक बेड बाथ एंड बियॉन्ड, उनकी तरफ से जो बैंक्रप्सी की बात हो रही है, वो कंसर्न जरूर बने हुए। एक और स्टॉक है क्या अभिषेक इनका? HBL पावर भी इनके पास है प्रियंका, और 300 शेयर है इनके पास 160 रुपए के भाव पर। पावर में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी जहां पावर लगा है जिन जिन शेयरों में, थोड़ी सी रौनक आ रही है लोअर लेवल से, क्योंकि हमने 6 महीने एक सुस्ती का दौर देखा पावर स्टॉक्स के लिए, चाहे अडानी पावर हो, टाटा पावर हो या तमाम स्टॉक्स। HBL पावर आपको कैसा लग रहा है सौरभ जी? 100 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 103 के आसपास का भाव है। ये स्टॉक कवर नहीं किया हुआ जी। मंदार, आप कोई व्यू दे पाएंगे HBL पावर पर? अच्छा, मंदार से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, उनको आगे हम शो में जोड़ेंगे और HBL पावर पर उनसे व्यू हम जरूर लेंगे। लेकिन उसके पहले एक सवाल ले लेंगे आप रोहित का, जो कि आया है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, आई थिंक ये शेयर है, इसके 97 शेयर हैं 800। अडानी विल्मर है, राइट, अडानी विल्मर है इनके पास 811 के भाव पर। बहुत ऊपरी भाव पर ले लिए हैं वैसे ये शेयर प्रियंका, क्योंकि लिस्ट होते ही ये पर आज आपको पता है अडानी विल्मर आज भी 4-4.5% की तेजी पे है। लगता है तो सीधा अपर सर्किट लगता है, नहीं बिल्कुल तो ये ट्रेड नहीं होता। क्योंकि ऊपर से देखिए ना, आप 850 रुपए के आसपास तक गया था, वहां से गिर के फिर से 500 के आसपास आया, फिर से थोड़ा सा रौनक हम देख रहे हैं अडानी विल्मर में। अडानी विल्मर, सौरभ जी, बड़ी वाली तेजी उम्मीद करें, क्योंकि इनको अब टेंशन ये नहीं होगी कि शेयर 2% चले कि 4% चले। इनकी टेंशन ये है कि 811 वाला लेके हम फंसाव महसूस करें, वो भी अडानी विल्मर में ज्यादा हैं अडानी विल्मर में, FMCG पैक में, और मुझे लगता नहीं कि वापस वो वैल्यूएशन आएंगे। और ऐसे भी FMCG पैक थोड़ा सा नरम दिख रहा है, क्योंकि 2-3 कंपनियों का जो गाइडेंस आया है, जो रूरल भारत है वहां पर थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहे हैं, तो मुश्किल लगता है कि इनके भाव आना। और यहाँ पर एवरेज की सलाह नहीं दूंगा, फिलहाल के लिए आप बने रहे। तो फिलहाल के लिए आप अभी से अवॉइड करने की बात कर रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो ट्विटर के जरिए भी हम तक आए हैं, और नीरज कापले हैं जिन्होंने अपना सवाल MMTC पर भेजा है। MMTC पर बहुत दिनों बाद एक सवाल लेने का मौका मिला अभिषेक मुझे। चलिए, 500 शेयर है, डिस्कशन से पूरा ये आउट था शेयर। ये 500 शेयर है, 55 के भाव पे बहुत ऊपर के लेवल पर फंसे भी हुए हैं वो। और स्टॉक में बहुत ही कभी सिर्फ और सिर्फ कभी एक डिसइन्वेस्टमेंट की कोई न्यूज आती है तो कभी एक आध बार इसमें मूव आती है। अब ऐसे में क्या करें आप सौरभ, इनके लिए क्या राय देंगे? देखिए, कंपनी के लिए ये MMTC कंपनी भारत सरकार के लिए कुछ इंपोर्ट करती है, जो भी कमोडिटीज होती हैं। पहले गोल्ड सिल्वर भी करती थी। बहुत छोटा मार्जिन है और कंपनी का अभी कुछ खास कारोबार नहीं चल रहा। और बल्कि पिछले कुछ दिनों में ये खबरें भी कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट में आ रही है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि MMTC को शायद बंद करने की सोच रही है। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें कहीं से भी थोड़ी सी भी सच्चाई है तो काफी मुश्किल हो जाएगा ऐसे स्टॉक से निकल पाना, क्योंकि बिजनेस मॉडल भी कुछ खास नहीं है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इसमें से निकलने की चेष्टा करें। बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन व्यूअर्स को ये भी समझना पड़ेगा कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी जाने दे रहे हैं। यानी वो समय शायद आप ये पैसे को किसी और स्टॉक में लगाएंगे, लॉस लेकर भले ही, तो शायद आप बहुत जल्दी अपना लॉस भी रिकवर कर लेंगे और पैसा भी बनाना शुरू कर देंगे। तो सलाह तो यही है कि आप इस स्टॉक से निकलें। आज एक और स्टॉक जिसमें न्यूज है वो है IDBI बैंक। और कमजोर बाजार में भी IDBI का जिस तरह का प्रदर्शन पिछले हफ्ते रहा, क्योंकि वहां पर एक बड़ा ट्रिगर है, सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। सरकार, LIC, उनका 60% का हिस्सेदारी है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में बड़े बड़े नाम आए हैं। अंकुर से एक बार ये पूरी डिटेल्स लेते हैं कि किस किस के नाम आए हैं।
जी हाँ, आईडीबीआई बैंक के स्टेक सेल के लिए कई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिले हैं सरकार को, और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फेयरफैक्स ग्रुप ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है। इसके अलावा एक जापानीज बैंक भी है जिन्होंने आईडीबीआई बैंक के लिए स्टेक सेल के लिए अपनी बोली लगाई है। अब जो ये पूरा प्रोसेस है वो सेकंड स्टेज पे पहुंच गया है। मतलब यही है कि अब इसके बाद वेरिफिकेशन होगा ईओआईज का, और उसके बाद नाम पब्लिक किए जाएंगे। हाँ, ये जो वेरिफिकेशन होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चेक करेगा कि जो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स हैं वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को मैच करते हैं कि नहीं। इससे पहले आपको याद होगा कि जो डेडलाइन थी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की वो सैटरडे को खत्म हो गई थी, और उससे पहले ही सेबी का अप्रूवल आ गया था जो सरकार को पब्लिक शेयर होल्डर क्लासिफाई करना था। अभी तक सरकार एक प्रमोटर है आईडीबीआई बैंक में, और जब भी ये स्टेक सेल होता है उसके बाद एक पब्लिक शेयर होल्डर की तरह क्लासिफाई हो जाएगी, जो कि स्टेक सेल के लिए जरूरी था। साथ ही साथ जो भी फाइनल बिडर होगा उसको जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स हैं वो 1 साल के अंदर पूरे करने होंगे। आईडीबीआई बैंक की प्रक्रिया जारी की है। इसी तरह से जो एनएमडीसी स्टील है उसका भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है। एचएलएल लाइफ केयर है, उसकी प्रक्रिया काफ़ी एडवांस स्टेज में है। तो इस तरह से जो हमारी ऑनगोइंग है, और कॉनकोर है उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हम लेंगे। एक सवाल आया है पेटीएम को लेकर, और सौरभ ठाकुर ने हमें सवाल भेजा पंजाब से। पेटीएम के इनके पास 200 शेयर 532 रुपए के भाव पर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नए एमडी एंड सीईओ की नियुक्ति हुई है। आज हम शेयर में देख रहे हैं कि 4% के आसपास की तेजी भी है। क्या भी होगा आपका, मंदार आपसे राय लेना चाहेंगे, आप इस पर व्यू दे पाएंगे? क्या आप कुछ चार्ट ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ तेजी और अभी एक्सटेंड होगी यहाँ से? अभिषेक जी, देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये लेवल है 557 का। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 557 के ऊपर बना रहता है तब तक चांसेस है कि इसमें शॉर्ट टर्म तेजी हमें देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ 620, 625 इस तरीके के स्टॉक में टारगेट्स भी बन सकते हैं। तो अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन हो, शॉर्ट टर्म पोजीशन हो, तो मुझे लगता है 530 के स्टॉप लॉस से इसमें पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, और 620, 625 का ये टारगेट स्टॉक में बनेगा। के लिए तो थोड़ा रिन्यूड इंटरेस्ट दिख रहा है। आप जितने न्यू एंड एज स्टॉक्स की बात करें ना, वहां पर आप अब देख भी रहे हैं जो डेटा पॉइंट्स भी निकल कर आ रहे हैं अभिषेक। तो चलिए कुछ ऊपर के लेवल्स आपको मंदार टेक्निकल व्यू बता रहे हैं, आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। राकेश है गाजियाबाद से जिन्होंने अपना ट्विटर के जरिए हमें सवाल भेजा है। इनके 2 क्वेश्चन है। नाल्को पर व्यू चाहिए इन्हें, 47 की खरीद है इनकी, और दूसरा स्टॉक है आरईसी। तो स्टॉक्स तो दोनों बहुत ही अच्छे चूज किए हुए हैं इन्होंने। एट द सेम टाइम आप एल्यूमिनियम काउंटर्स को भी देख रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, और साथ ही पावर स्टॉक्स में आरईसी भी चल रहा है। इस वक्त क्या सलाह रहेगी इनके लिए? मंदार आप ही बताएं, दोनों के टेक्निकल लेवल्स बताएं। अगर इन्हें एग्जिट करने का मौका मिले तो कहां तक के लेवल्स के लिए होल्ड करें? क्या आप स्टॉक के नाम रिपीट कर सकते हैं? नाल्को और आरईसी। ओके, नाल्को की केस में स्टॉक अभी एक रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। ये करंट लेवल्स पे 84, 85 इस तरीके का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर आप देखो जून के महीने से ये लेवल ये स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया है, तो और मल्टीपल टाइम्स यहाँ से नीचे भी आ चुका है। तो ये 84, 85 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने की राह देखनी जरूरी है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो ऊपर में 94 तक ये स्टॉक चल सकता है। अगर पोजीशन है तो 79 के स्टॉप लॉस से इसमें पोजीशन फिलहाल तो होल्ड करनी चाहिए, और 84, 85 ब्रेक होने के बाद इसमें अपमूव बनेगी। आरईसी की केस में आरईसी भी उसी तरीके का एक चार्ट फॉर्मेशन है। फिलहाल रेजिस्टेंस के आसपास है, 127 का इसमें एक मेजर रेजिस्टेंस बनता है। और इसका अगर आप देखो तो ये जो पिछले 1 साल से ये लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाया है। तो मुझे लगता है ये 127 का लेवल वॉच करना बहुत जरूरी होगा। 127 ब्रेक करने के बाद इसमें एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी बनेगी, उसके बाद हम पोजीशन जरूर बना सकते हैं। अगर किसी की नीचे की तरफ पोजीशन बनाई हो तो मुझे लगता है ये लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा बेहतर होगा। 127 के बाद एक फ्रेश पोजीशन के बारे में रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, आरईसी को लेकर ये व्यू। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी का जो टॉप परफॉर्मर है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर। करीब 3.5% के आसपास की तेजी है,
ऑटो एक्सपो पर प्रियंका आप नजरे हैं, लेकिन आपको पता है कि M&M शायद वहां पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस बार। हाँ राइट, ओके। M&M दिल्ली वालों के लिए कितना, दिल्ली एनसीआर कितना इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है। एग्जैक्टली। हालांकि M&M, Volkswagen, स्कोडा जैसी कंपनियां पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, और लोग जो रीजन बता रहे हैं वो ये है कि जो वहां पर सेटअप कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। लोकेशन जो ग्रेटर नोएडा है फेवरेबल नहीं है, तो रिटर्न के हिसाब से कंपनी को अच्छा नहीं लग रहा है। ये शायद पैसे बचा रही है M&M, इसका फायदा हो रहा है शेयर को। 3.5% ऊपर है सौरभ जी, और हम लगातार इसमें तेजी देख रहे हैं M&M के शेयर में। क्या भी हो इस पर आपका, और क्या सलाह देंगे आप? जी, ऑटो सेक्टर में बेहतरीन पिक है महिंद्रा जो कंपनी का एसयूवी में बैट है वो काफी अच्छी बढ़ती जा रही है। फार्म सेगमेंट में भी काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहे हैं। कंपनी का जो आगे जो ग्रोथ प्लान है वो काफी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आगे कुछ लॉन्चेस भी अभी और आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक के हिसाब से देखना चाहिए, लंबे समय के लिए रखना चाहिए। ठीक है M&M पर ये व्यू, लेकिन एक सवाल आया था HBL पावर को लेकर, और उसका जवाब हम ले नहीं पाए थे। मंदार जी आपका इंतजार कर रहे थे कि आप जुड़ेंगे तो आपसे उसका सवाल हम पूछेंगे। 103 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है, और राजेंद्र गुप्ता ने ये सवाल पूछा था। 50-55 का भाव हुआ करता था, वहाँ से बहुत अच्छी तेजी दिखाई, 125 रुपये के आसपास शेयर गया। फिर से हम थोड़ी सी रौनक देख रहे हैं शेयर में, आज भी ऊपर है। इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? अभिषेक जी देखिए, पिछले 3-4 महीनों से तो ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। हाँ, अप ट्रेंड में अभी भी बना हुआ है। अप ट्रेंड इसका यानी ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। 90 रुपए का इसमें सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 115-120 रुपए का इसमें रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल्स के बीच में ही फिलहाल ट्रेड करते रहेगा। ट्रेंड जब तक चेंज नहीं होता है तब चिंता वाली बात है नहीं। तो एग्जिस्टिंग पोजिशन को 87 के स्टॉप लॉस से तो होल्ड कर सकते हैं, और शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे 1-2 महीने और या यही लेवल्स पे कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद में शायद फिर अपमूव कंटिन्यू हो सकती है। तो फिलहाल 87 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी है। ठीक है, तो ये HBL पावर पर व्यू रहेगा मंदार जामसिंगदेकर का। बहुत बहुत शुक्रिया मंदार आज समय देने के लिए, और सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। आप दोनों ने अपना समय निकाला, ये एनालिसिस हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।